आज के लेक्चर के अंदर हम रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड के करीब पहुंचने वाला है। कल हमने बच्चों इस चीज़ में पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होती है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और इस वजह से बेंजीन स्टेबल है कि इसमें रेजोनेंस होती है, उससे स्ट्रक्चर हासिल होते हैं और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। फिर आज ही के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है, यही वजह है कि बेंजीन स्टेबल है। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि वाई बेंजीन इज स्टेबल, तो आप 3 रीज़न लिख सकते हैं। नंबर 1, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, due to 5 resonance contributing structure. Number 3, due to high resonance energy, that is 152 किलोजॉल पर मोल। तो बच्चों हम रेजोनेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने रेजोनेंस की एनर्जी, रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखी है कि रेजोनेंस क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में ऐसे भी आता है बाज़ दफ़ा कि डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस मेथड। जब ये मेथड के ज़रिए पूछा गया तो देखा गया कि अक्सर एक दफ़ा बोर्ड में जब आया तो बच्चे अक्सर इसमें रेजोनेंस एनर्जी लिखा है। तो आज के लेक्चर के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, रेजोनेंस अलग है और रेजोनेंस एनर्जी एक अलग टॉपिक है। तो बच्चों रेजोनेंस होती क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो अरेंजमेंट है डिफरेंट होने की वजह से इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे मैं आसान वर्डिंग में कहूं तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर तो बनते हैं, एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर तो बनते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन तमाम का हाइब्रिड होता है, उन तमाम का मिक्सचर होता है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी इनको बोलते हैं। अब एक याद रखना है बेटा कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो मैं ये चीज़ याद करने जा रहा हूँ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या बाज़ दफ़ा कैनोनिकल फॉर्म भी हम कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर सपोज करें एक मॉलिक्यूल है उसके 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और एक मॉलिक्यूल है उसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो 10 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 5 वालों से। अब बेंजीन क्यों स्टेबल है? क्योंकि बच्चों जब हम इसके डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं। जैसे उनमें से अगर एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर आपके पास है, इसको हम कैकूल स्ट्रक्चर कहेंगे। ये स्ट्रक्चर एक, इसको मैं नाम दे देता हूं फिलहाल। इसी तरीके से ये एक एरो बना रहा हूं, इस एरो को हम रेजोनेंस एरो कहते हैं। अब एक और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं बेंजीन का, तो ये इस तरह का बनाऊंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखो मैंने चेंज कर दी है, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो या ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो, इसको हम रेजोनेंस ही बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बी हो गया। ये दोनों स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट है कैकूल, उसने बनाए थे 1865 के अंदर। एक साइंटिस्ट कैकूल है जो उसने बनाए, इसको कैकूल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब हमारे पास बेंजीन के और भी 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हमारे पास ये भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसका फार्मूला भी C6H6 बन रहा है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये 7 डबल बॉन्ड मैंने बना दिए। ये भी एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसको स्ट्रक्चर C का नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनाता हूँ। रेजोनेंस डबल एरो से हम डिनोट करें, इस एरो को रेजोनेंस एरो कहते हैं। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे बना दूं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दूं, डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये भी आपके पास एक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये C के बाद D इसको नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं
और अगर हम बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बना दें जिसमें हम यहाँ पे इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड लगा दें, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर एक और बन जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, ये स्ट्रक्चर ई कहलाता है। ये एक साइंटिस्ट हमारे पास दीवार है, इनको हम दीवार स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है, हम इनको दीवार स्ट्रक्चर कहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, ये हमारे पास हैं दीवार स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों हमारे पास बेंजीन की स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है कि बेंजीन के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी बेंजीन के 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही वजह है कि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर ए और बी हैं वो स्टेबल हैं बेटा, स्ट्रक्चर ए एंड बी स्टेबल हैं क्योंकि इसमें पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैकूल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कैकूल स्ट्रक्चर्स ये हमारे पास हैं, ये स्टेबल हैं, जिनमें हम उन्हें 2 तरीकों से ड्रा कर सकते हैं। क्यों है स्टेबल बच्चों? इसकी वजह यह है कि इनमें डीलोकलाइजेशन होती है, जबकि दीवार स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास अनस्टेबल है। हमारे पास दीवार स्ट्रक्चर्स, अगर मैं आपसे कहूं इनके बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहेंगे ये कंपैरिजन में अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब इनके अनस्टेबल होने की वजह क्या है? ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल क्यों है? थर्मली अनस्टेबल इसलिए है कि बच्चों अगर हम इनकी नंबरिंग हमेशा टॉप से करें, ऐसे करके नंबरिंग करें, तो इसमें जो ओपोजिट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास बन रही है बच्चों 1,4। ये जो सिंगल बॉन्ड वाली ओपोजिट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बन रही है इनमें 1,4। और इसी तरीके से ओपोजिट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1,4। एक और इसमें अगर हम देखें, इस स्ट्रक्चर में आए तो ये ओपोजिट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इस वक्त बन जाएगी 2,5। देखें ये 2 नंबर है और ये 5 है इस तरह, और ये इधर बन जाएगी 3,6। तो हमारे पास जो ओपोजिट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है लाइक 1,4 या 2,5, ठीक है, या हमारे पास है 3,6। ये ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है किसकी निस्बत? एज कंपेयर टू, ग्रेटर है, ठीक है, एज कंपेयर टू एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड। एडजेसेंट मीन क्या है बच्चों? 1, 2, 2, 3 या 3, 4 या 4, 5, इसकी निस्बत ये 1,4 वाली जो ओपोजिट है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है 2, 5 या 3, 6, ये ग्रेटर है। ओपोजिट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लाइक 1,4, 2, 5 या 3, 6 is greater than adjacent carbon carbon bond length, is greater than adjacent carbon carbon bond length, adjacent carbon carbon bond length। ये इस वजह से आपके पास थर्मली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि बच्चों जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, जो इन सब का मिक्सचर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसको हम रोबिसन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बच्चों ये हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन ग्रेटर है, इस साइंटिस्ट की कैकूल की कंट्रीब्यूशन ग्रेटर है। कुछ बुक लिखती है 80% है, हमारी बुक लिखती है ग्रेटर है, और इसकी कंट्रीब्यूशन कम है। जैसे कुछ हमारी बुक लिखती है लेसर और कुछ बुक लिखती है इसकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 20% है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? इन तमाम का जो हाइब्रिड है, इन तमाम का जो मिक्सचर है, उस स्ट्रक्चर को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहते हैं। उसमें कैकूल की कंट्रीब्यूशन 80% है, दीवार की कंट्रीब्यूशन 20% है। इसलिए जब भी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिनोट किया जाएगा वो कैकूल स्ट्रक्चर से डिनोट किया जाएगा, ना कि उसको आप दीवार स्ट्रक्चर से डिनोट करें। तो इसलिए बच्चों जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बनाते हैं तो या तो हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कैकूल स्ट्रक्चर, या अगर ऐसे ना बनाएं तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं। अगर हम ऐसे ना बनाएं तो बच्चों हमें पता है कि इन सब का हाइब्रिड जो है ये रोबिसन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये हमारे पास जिसमें हम रेजोनेंस दिखा रहे होते हैं, रोबिसन स्ट्रक्चर, ये हम ड्रा करते हैं। कभी भी बेंजीन इन स्ट्रक्चर से ड्रा नहीं होते। तो अगर बच्चों इसको हम अपनी वर्डिंग में लिखना चाहें तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या बताई? पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस, एंड स्ट्रक्चर obtained are called resonance structure or canonical structure।
यानी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एटम्स हैं, उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, उस चीज़ को हम रेजोनेंस कहते हैं। देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और है, इसमें और है, इसमें पोजीशन पे और हैं, इधर और पोजीशन पे आ रहे हैं, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड और पोजीशन पे आ रहा है, इस चीज़ को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और इनसे हासिल होने वाले इस तरह डिफरेंट अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर हासिल होते हैं उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर ए एंड बी वाज प्रपोज्ड बाय कैकुल. Structure C, D and E was proposed by Dewar. Structure A and B are stable. Structure C, D and E are thermally unstable because in these structures opposite carbon-carbon bond length like 1,4, 2,5 or 3,6 is greater than as compared to adjacent carbon-carbon bond length. In actual structure of benzene, contribution of Kekulé is 80%. And contribution of Dewar is 20%. Therefore, structure of benzene is denoted by Kekulé structure or Robison structure. जबकि आप बच्चों इसको आप दीवार स्ट्रक्चर से ड्रा नहीं कर सकते। तो बच्चों एक हमें और रीज़न आज समझ आ गई कि वाई बेंजीन इज स्टेबल। तो बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे पास एक रेजोनेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो हम इस जगह पे रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, अच्छा इस पे क्वेश्चन और कैसे आ सकता है बच्चों, ये भी आ सकता है डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब इसकी मैं 2 डेफिनेशन लिखने लगा हूं, दोनों में से जो आसान आपको लगे आप याद कर लें। एक तो मैं ये लिखने लगा हूं डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस, डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। Decrease in energy due to resonance is called resonance energy। ये डेफिनेशन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चों आपको समझ आएगी, थोड़ी देर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। यानी जब ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता है या ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता है, इस रेजोनेंस की वजह से जो एनर्जी में कमी आती है उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और करके एक और डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से भी डेफिनेशन की जा सकती है बच्चों। ये रेजोनेंस एनर्जी का एक फार्मूला मैं आपके सामने लिखने लगा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी, अगर वो मुझे कहता है कि रेजोनेंस एनर्जी का फार्मूला क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से इसकी डेफिनेशन करेंगे तो बच्चों हमारे पास है हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन कैलकुलेटेड, और उसमें से हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन से आती है वो माइनस करनी है। तो मैं आपके सामने डेल्टा एच कैलकुलेटेड को शॉर्ट फॉर्म में CAL लिख दिया बच्चों। ये हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन कैलकुलेटेड है जो थ्योरेटिकली आप फाइंड करते हैं, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन ऑब्जर्वेशन से आ रही है, एक्सपेरिमेंटल से आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू OBS लिख दिया। इस डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ रेजोनेंस एनर्जी की एक और डेफिनेशन क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन कैलकुलेटेड and heat of heterogenation observed is called resonance energy. Difference in heat of heterogenation calculated and heat of heterogenation observed is called resonance energy। कुछ बच्चे कहते हैं ये इनमें क्या फ़र्क है बच्चों, ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन है और वो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन है। अच्छा रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है, तो ये भी याद कर लेना है कि बच्चों रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी ये बच्चों स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं कहूँ वाई बेंजीन इज स्टेबल, तो आप अभी इसमें देखेंगे कि बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी दैट इज 152 किलो जॉल पर मोल। मैं आपके सामने बच्चों बेंजीन की कुछ रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस करने जा रहा हूँ।
तो यहाँ हमारे पास टॉपिक तो वही चल रहा है बच्चों, रेजोनेंस, उसमें से एक टॉपिक हमने कर लिया। अब हम रेजोनेंस एनर्जी की बेस पे स्टेबलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन की। तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। एक तो याद रखें बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। हायर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बेंजीन इज स्टेबल ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी दैट इज 152 किलोजॉल पर मोल। बेंजीन स्टेबल है क्योंकि इसकी हाई रेजोनेंस एनर्जी है। अब बच्चों बेंजीन की को प्रूव करना है मैंने, तो मैं 3 एक्सपेरिमेंट करने लगा हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप समझ लें कि हम एक्सपोज करते हैं, हिपोथेटिकल मॉलिक्यूल है मेरे पास और उसमें एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, इसको साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, ये साइक्लोहेक्सीन है। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं। निकल इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। हीट का सिंबल, डेल्टा का सिंबल हीट के लिए होता है, और जो डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो डेल्टा एच हमारे पास ऑब्जर्व हुई, एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई, इसकी डेल्टा एच ऑब्जर्व भी यही है और कैलकुलेटेड भी यही है। और वो हमें पता है कि जब एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाता है 120 किलोजॉल पर मोल हीट रिलीज होती है बेटा, इतनी हीट रिलीज होती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया गया और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज़ किया गया जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। जैसे हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा देते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इधर भी डबल बॉन्ड मौजूद है। किसी भी एक डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर लो, चाहे इस पोजीशन से कर लो या इस पोजीशन से। तो इसकी नंबरिंग अगर सपोज करें, मैं आपको समझाने के लिए इस पोजीशन से कर लूँ, तो डबल बॉन्ड आपको पता है कि इसकी 1 और 3 पोजीशन के बाद है, 1 कार्बन के बाद है और 3 के बाद है। तो इसका नाम होगा 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन, ये हमारे पास है। जबकि ऊपर क्या था? साइक्लोहेक्सीन था। अब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड उसमें था, तो 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड हुआ। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। निकल इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। हीट का सिंबल यूज करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब जो हमारे पास आनी चाहिए, हमें पता है कि कैलकुलेशन के मुताबिक ये आनी चाहिए, डेल्टा एच कैलकुलेटेड ये आनी चाहिए। एक डबल बॉन्ड के लिए 120 है, तो 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड की जब हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन होगी, क्योंकि हेट्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होती है, माइनस साइन से डिनोट होती है। माइनस के साइन को आपने एक्सोथर्मिक कंसिडर करना है, तो इसीलिए आपके पास इसकी वैल्यू होगी -240 किलोजॉल पर मोल। ये आनी चाहिए जो आपकी कैलकुलेशन बता रही है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड की प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी है, तो 2 डबल बॉन्ड की प्रैक्टिकल वैल्यू ये होनी चाहिए। जबकि प्रैक्टिकल किया गया तो पता चला एक्सपेरिमेंट से जो इसकी हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन नोट हुई वो ये नहीं आई, -231 किलोजॉल पर मोल वैल्यू आई बेटा। अब इसमें डिफरेंस कितना है? आपको पता है कि कैलकुलेटेड में से अगर हम ऑब्जर्व्ड माइनस करें, अगर हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन कैलकुलेटेड में से ऑब्जर्व्ड माइनस करें तो उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो इस डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी में कितनी कमी आई। तो आप कहते हैं इसकी एनर्जी में कमी आई जी, आप डिफरेंस निकालें, माइनस को भूल जाना है आपने। 240 में से 231 माइनस करें तो 9 किलोजॉल पर मोल, इतनी इसमें कमी आती है। इस कमी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन कैलकुलेटेड में से हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल माइनस करोगे, जो एनर्जी कमी आएगी उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू भी यही है साइक्लोहेक्सीन की, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी यही है। इसकी जो डेल्टा एच कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड निकालें तो वो 0 आती है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है ही नहीं। जबकि इसमें रेजोनेंस होती है बच्चों, ये हाफ रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है, ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर जाता है, ये इधर से इधर मूव कर जाता है। हाफ रिंग में डबल बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं, इसलिए एनर्जी में कमी आती है। यही वजह है कि इसकी ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सीन। अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें हमारे पास बेंजीन है बेटा। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं? 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब बेंजीन को ये नाम क्यों नहीं दे सकते बच्चों 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, इसको बेंजीन ही क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें सब कार्बन की बॉन्ड लेंथ बराबर है। इसमें कोई कार्बन ऐसा बॉन्ड नहीं है जो कि कार्बन का यानी हमारे पास डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि
सब डीलोकलाइजेशन हो रही है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ना तो वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ मैच हो रही है, ना वो डबल बॉन्ड से मैच हो रही है, वो पार्शली डबल बॉन्ड है। इधर आपने क्यों नाम दिया फिर? इसीलिए कि इसमें हाफ रिंग में डीलोकलाइजेशन होगी, दो बॉन्ड फिर भी बच जाएंगे जिनकी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी बाकी कार्बन के बॉन्ड लेंथ से। इसलिए इसको आप नाम ये नहीं दे सकते 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये नाम नहीं दे सकते, इसको आप सिर्फ बेंजीन कहेंगे। अगर इसके अंदर बॉन्ड लेंथ दो डिफरेंट आती, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और होती, सिंगल की और होती, फिर आप इसको नाम दे सकते अगर आप इसके बॉन्ड फिक्स होते। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा। बेंजीन के अंदर जब आप 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, इसका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इधर भी हाइड्रोजन ऐड होगा, इधर भी हाइड्रोजन, तमाम जगहों पे हाइड्रोजन ऐड होने के बाद साइक्लोहेक्सेन फिर प्रोडक्ट आएगी, साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब मैं आपसे कहता हूँ इसकी डेल्टा एच कैलकुलेटेड क्या आनी चाहिए, तो कैलकुलेशन के मुताबिक हमने पढ़ा है कि एक डबल बॉन्ड की वैल्यू प्रैक्टिकल से -120 आती है, तो 3 की प्रैक्टिकल वैल्यू 360 होनी चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करें -120, तो ये तो बननी चाहिए -360 किलो जॉल पर मोल, इतनी बननी चाहिए, ये इतनी वैल्यू आनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है कि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन बेंजीन की, जो ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्वेशन से आती है, वो आती है जी इससे भी कम हो जाती है। जिसमें 2 डबल बॉन्ड है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू आती है -208 किलो जॉल पर मोल, इतनी हीट रिलीज होती है। अब डिफरेंस कितना है कैलकुलेटेड में और ऑब्जर्व्ड में? जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। अब हम इसको बोलते हैं जी रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा हो वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी आई 360 में से 208 माइनस कर दें तो 152 किलो जॉल पर मोल इसकी वैल्यू आती है। यही वजह है कि बेंजीन साइक्लोहेक्सीन से ज़्यादा स्टेबल है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन से भी ज़्यादा स्टेबल है, और एक अभी मैं ग्राफ में हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाऊंगा 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, उससे भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी इन तीनों मॉलिक्यूल से ज़्यादा है 152 किलो जॉल पर मोल। क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी 0 है, इसकी प्रैक्टिकल डाटा भी यही है, कैलकुलेटेड भी यही है, तो दोनों डिफरेंस 0 निकलता है। इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू ये है, प्रैक्टिकल वैल्यू ये है, 9 का डिफरेंस आता है, इसमें जो है वो 152 का डिफरेंस आता है। और एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल जिसको मैं ये सपोज करूं कि उसमें डीलोकलाइजेशन ना हो, अगर बेंजीन में डीलोकलाइजेशन ना होती तो बच्चों बेंजीन की भी प्रैक्टिकल वैल्यू भी 360 होती, तो फिर डिफरेंस 0 आ जाता। लेकिन ये डीलोकलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इस पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है, ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर जाता है, ये इधर से इधर मूव कर जाता है, ये इधर से इधर, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी में ज़्यादा कमी आती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी में कमी आती है उस कमी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, और ये स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपके सामने इसका ग्राफ बनाता हूँ बेटा। यहाँ पे मैं आपके सामने इसका रेजोनेंस एनर्जी का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बातें भी चीज़ समझ आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हमें इतना पता चल गया कि बेंजीन इसलिए स्टेबल है कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है, और वो कितनी है 152 किलो जॉल पर मोल। अब हम ग्राफ के ज़रिए इसको ड्रा करते हैं। सपोज करें ये मेरे पास इस तरह का ग्राफ है, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ये ग्राफ है जी। ये मेरे पास जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर मैंने साइक्लोहेक्सेन ड्रा कर दिया, क्योंकि सब की प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन बन रही है। देखो सब की प्रोडक्ट मेरे पास साइक्लोहेक्सेन आती है। जब सब की प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन है तो मैंने इसको एक्स एक्सिस पे सपोज कर दिया, और वाई एक्सिस पे ये बच्चों जो हीट ऑफ हेट्रोजिनेशन है ये भी तो एक एनर्जी है ना, इसलिए इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी है ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, ये ऐसे करके। अब पहले एक्सपेरिमेंट, सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल डाटा आपने लिखना है। अब प्रैक्टिकल डाटा अगर हम इसमें लिखें तो जो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, जब इसकी हाइड्रोजिनेशन की जाती है तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो हीट रिलीज होती है 120 होती है। नेगेटिव साइन तो बता रहा है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इस वक्त मैं उसको यहाँ पे ग्राफ में बना देता हूँ कि ये मेरे पास है बेंजीन, एक साइक्लोहेक्सीन है, इसके अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें। अब ये एनर्जी लेवल है बच्चों, ये इसका एनर्जी लेवल है। कहने का मतलब ये है कि ये आप ड्रा करते करते हैं तो ये एनर्जी लेवल बन रहा है, इसका इतनी एनर्जी लेवल बन रहा है। ये रिएक्टेंट है, जब इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये रिएक्टेंट है। अब जब इसकी हाइड्रोजिनेशन होगी ये प्रोडक्ट बनेगी, और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू -120 किलो जॉल पर मोल, ये वैल्यू आ जाएगी।
अब हमारे पास दूसरा हम एक्सपेरिमेंट दूसरे में देखते हैं। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसमें 2 डबल बॉन्ड है वो -231 है। इसका मतलब है उससे वैल्यू ग्रेटर है। नेगेटिव साइन को आपने भूल जाना है बेटा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए ग्राफ में ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर बनेगा। तो अब हम ग्राफ में इस वाले मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं। हम कोशिश करते हैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे ड्रा कर दें। ये आपके सामने ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब इसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हुए। अब इसका एनर्जी लेवल ये ड्रा कर दिया बच्चों, ये इसका एनर्जी लेवल है, यानी इससे ऐसे एनर्जी लेवल कि इसने ज़्यादा हीट रिलीज़ की। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी जब हाइड्रोजिनेशन करेंगे ये प्रोडक्ट में आ रहा है, ये हमारे पास इसकी डेल्टा एच की वैल्यू है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी जो डेल्टा एच की हमारे पास वैल्यू आती है बेटा, वो डेल्टा एच आता है जी -231 किलो जॉल पर मोल, ये इतनी वैल्यू आती है। अब एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसमें डीलोकलाइजेशन बेंजीन में ना होती तो इसका प्रैक्टिकल डाटा भी 360 होता बेटा। तो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाने लगा हूँ, यहाँ पे उसको ड्रा कर देता हूँ। ये मैं एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें तो बच्चों इसमें कार्बन की बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर नहीं है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी आपस में बराबर नहीं आ रही। एक ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। हम इसको सपोज कर लेते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज करें इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन नहीं होती तो बच्चों इसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे आपको पता है ज़्यादा है, 360 है। तो हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गया मेरे पास, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसका अगर हम देखें तो बच्चों इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए -360 किलो जॉल पर मोल, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन ना होती बेंजीन में तो बच्चों एक डबल बॉन्ड के लिए इतनी हीट रिलीज होती। तो ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, इसको आप बेंजीन नहीं कहेंगे। जबकि अब मैं आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो बेंजीन का बनाते वक्त मैंने ख्याल करना है कि उसकी एनर्जी की वैल्यू इससे ज़्यादा है, इससे कम है, क्योंकि वो 208 है। तो बनाते वक्त इससे ऊपर बनाना है और इससे नीचे बनाना है। तो इसके सेंटर में तकरीबन कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया और इसमें मैंने रिंग लगा दी है। इससे पता चला कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये डीलोकलाइजेशन है। अब इसकी एनर्जी की वैल्यू, जब ये रिएक्टेंट है इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब ऐड करोगे बच्चों, इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप ऐड करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करने पे हमारे पास इसका ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू होगी -208 किलो जॉल पर मोल, ये इसकी वैल्यू है। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, इसका जो डाटा था डेल्टा एच की वैल्यू का, इसका जो डाटा था, ये डेल्टा एच इसका था, इसका जो डेल्टा एच है और इसके डेल्टा एच में फ़र्क देखते हैं। इसको अगर मैं ड्रा कर लूँ बेटा, इस लाइन को मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर लूँ ऐसे करके, और उस लाइन को भी एक्स्ट्रा प्लॉट कर लूँ, इन दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। और ये जो वैल्यू है आपको पता है बेंजीन के लिए कितनी आई, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से इसकी वैल्यू 152 किलो जॉल पर मोल है। ये हमारे पास यही वजह है कि बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सीन, एज़ कम्पेयर टू 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और एज़ कम्पेयर टू 13 साइक्लोहेक्साडाइन। ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है, ये 13 साइक्लोहेक्साडाइन है और ये साइक्लोहेक्सीन है। बेंजीन इन सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। तो बच्चों, इसमें टॉपिक में तैयार करते वक्त हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है कि मुझे रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर ये पता हो कि रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मुझे 3 एक्सपेरिमेंट लिखने चाहिए, 1, 2, 3 इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और फिर मुझे ये ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि ये ग्राफ जो आपने बनाया ये किलो जॉल पर मोल में बनाया है, आप इसकी वैल्यूज़ किलो कैलोरी में लिख दो, तो आप किलो जॉल पर मोल वाली याद कर लो और आपको एक रिलेशन याद होगा। बच्चों, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 कैलोरी इक्वल किस चीज़ की इक्वल होता है, 4.184 जूल की इक्वल होता है।
4.184 जौल की इक्वल होता है। कैलोरी बड़ी यूनिट है एनर्जी की और जौल छोटी यूनिट है। अब आपको ये कहता है कि वैल्यू ये कन्वर्ट कर लो जौल से कैलोरी में, छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाओ। जब भी छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाते हैं तो उस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी आप इन तमाम वैल्यूज़ को 4.184 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसको डिवाइड करोगे 120 को तो 4.184 से, तो ये कैलकुलेटर से करके आप इसकी निकाल सकते हैं कैलोरी में एनर्जी, इसकी भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और रेजोनेंस एनर्जी भी आप कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप इसको 4.184 से डिवाइड करोगे। लेकिन डिफरेंस फिर भी बच्चों सेम रहेगा, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट करोगे उसको कन्वर्ट करोगे तो डिफरेंस सेम रहेगा। इस तरीके से हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी है वो उसी तरीके से आप दोनों यूनिट के अंदर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।